हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्याय परमाणु का तीसरा और अंतिम भाग समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम और इसके बाद समझेंगे परमाणुीय स्पेक्ट्रम को। तो आइए शुरू करते हैं पहले विषय हाइड्रोजन परमाणु के लाइन स्पेक्ट्रम को। दोस्तों, बोर के मॉडल के तृतीय अभिग्रहित के अनुसार जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्थिति जिसकी क्वांटम संख्या Ni है उससे निम्न ऊर्जा स्थिति जिसकी क्वांटम संख्या Nf है इसमें संक्रमण करता है, तब ऊर्जा के इस अंतर को आवृत्ति न्यू का एक फोटोन वहन कर लेता है, जहां न्यू का मान होता है me⁴ बटे 8 एप्सिलॉन नॉट की घात 2 h⁻³ ब्रैकेट 1 बटे nf⁻² घटा 1 बटे ni⁻²। और यहाँ me⁴ बटे 8 एप्सिलॉन नॉट की घात 2 h⁻³ को रिडबर्ग नियतांक कहा जाता है, जिसका मान होता है 1.097 गुणा 10 की घात 7 प्रति मीटर। दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्थिति से निम्न ऊर्जा स्थिति में आते हैं तो फोटोन उत्सर्जित होते हैं। यहाँ इस चित्र में दिखाया गया स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का एक इसी प्रकार का स्पेक्ट्रम है और यहाँ आप देख सकते हैं कि निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए हमें स्पेक्ट्रम में कुछ लाइन दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त जब कोई परमाणु फोटोन को अवशोषित करता है जिसकी ठीक वही ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्थिति से उच्च ऊर्जा स्थिति में संक्रमण के लिए आवश्यक होती है। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किसी श्वेत प्रकाश से बनने वाले स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा दिखाई देता है, किंतु कुछ फोटोन से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण बाद में प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम में से वो तरंग दैर्ध्य गायब होती हैं और स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर अदीप्त रेखाएं उन आवृत्तियों को निर्दिष्ट करती हैं जो गैस के परमाणुओं द्वारा अवशोषित की गई हैं। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम का बोर मॉडल द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण एक प्रतिभाशाली महान उपलब्धि था, जिसने आधुनिक क्वांटम सिद्धांत की प्रगति को अत्यधिक प्रोत्साहित किया और इसके लिए सन 1922 में बोर को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं परमाणुीय स्पेक्ट्रम की। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि किसी परमाणु का स्पेक्ट्रम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा के अवशोषण या उत्सर्जन के कारण बनता है। जैसे यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा श्वेत प्रकाश के पीले रंग वाली तरंग दैर्ध्य को पहले अवशोषित किया जाता है, जिससे यह इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में चला जाता है, किंतु यह इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थिर नहीं रह पाता और कुछ समय बाद ही अपनी पुरानी तथा स्थिर कक्षा में वापस लौट आता है। इस प्रक्रिया में यह अवशोषित ऊर्जा का निष्कासन करता है, जिससे प्राप्त होता है केवल उसी तरंग दैर्ध्य का स्पेक्ट्रम और इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को कहा जाता है उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम। और श्वेत प्रकाश के किसी निश्चित भाग का अवशोषण होने पर स्पेक्ट्रम में उस जगह पर काली रेखा आ जाती है तथा इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को कहते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। अर्थात स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, अवशोषण तथा उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम। इंग्लिश में इन्हें एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम कहा जाता है और यह स्पेक्ट्रम प्रत्येक तत्व के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। दोस्तों, यहाँ इस चित्र में हाइड्रोजन के दोनों प्रकार के स्पेक्ट्रम दर्शाए गए हैं। यहाँ यदि आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि दोनों ही प्रकार के स्पेक्ट्रम में रेखाओं के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाती है। इसी दूरी के आधार पर मुख्यतः 5 श्रेणियों का पता चलता है, जो इस प्रकार हैं: बामर श्रेणी, लाइमैन श्रेणी, पाशन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी तथा फुंट श्रेणी। आइए अब इन श्रेणियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, जैसा अभी हमने देखा कि जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य घटती जाती है, वैसे ही
रेखाओं के बीच की दूरी भी घटती जाती है। सबसे पहले बामर ने इन रेखाओं की प्रेषित तरंग दैर्ध्यों के लिए एक सरल सूत्र दिया, जो कुछ इस प्रकार था। 1/λ बराबर r ब्रैकेट 1/n(f)2 घटा 1/ni2। दोस्तों यहाँ r रिडबर्ग नियतांक है, जिसका मान होता है 1.097 गुणा 10⁷ प्रति मीटर। इसके अतिरिक्त ni इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक कक्षा संख्या तथा nf अंतिम कक्षा संख्या है। चलिए अब इन श्रेणियों के लिए आवश्यक परिस्थिति को जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां दर्शाई गई हैं, जिसमें सबसे बाईं ओर वाली श्रेणी कहलाती है लाइमैन श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन किसी अधिक ऊर्जा वाली कक्षा से पहली कक्षा में वापस आता है तो प्राप्त श्रेणी कहलाती है लाइमैन श्रेणी। यदि आप यहाँ देखें तो NF का मान होगा 1 तथा NI का मान 2, 3, 4 तथा अन्य संख्याएं हो सकती है। अगली श्रेणी कहलाती है बामर श्रेणी। इसके लिए जब इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाली कक्षा से दूसरी कक्षा में वापस आता है तो प्राप्त श्रेणी कहलाती है बामर श्रेणी। और यदि आप यहाँ देखें तो NF का मान होगा 2 तथा NI का मान 3, 4 तथा इसी प्रकार अन्य संख्या हो सकती है। दोस्तों तीसरी श्रेणी कहलाती है पाषाण श्रेणी। इसके लिए जब इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाली कक्षा से तीसरी कक्षा में वापस आता है तो प्राप्त श्रेणी हो जाती है पाषाण श्रेणी। और यहाँ देखें तो NF का मान होगा 3 तथा NI का मान 4, 5 तथा अन्य संख्याएं हैं। इसके बाद है ब्रैकेट श्रेणी। और जब इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाली कक्षा से चौथी कक्षा में वापस आता है तो ये श्रेणी हमें प्राप्त होती है। इसके लिए NF का मान होगा 4 तथा NI का मान 5, 6, 7 तथा इसी प्रकार से अन्य संख्याएं हो सकती हैं। और दोस्तों अंत में है फुंट श्रेणी। इसके लिए अंतिम कक्षा यानी NF बराबर होती है 5 के तथा प्रारंभिक कक्षा यानी NI होगी 6, 7, 8 तथा अन्य संख्याएं। तो दोस्तों इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, और इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये अध्याय भी। आज के हमारे इस वीडियो में हमने सबसे पहले जाना हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम, इसके बनने के कारण और बनने की स्थितियां। इसके बाद हमने समझा परमाणुवीय स्पेक्ट्रम को। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नया अध्याय, अध्याय 13, जिसका नाम है नाभिक। तब तक के लिए गुड बाय।